चलिए शांत रहें। बस अब थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद तो शांत होके देखिएगा। कल वाला पहले देखेंगे। हमारा चैप्टर क्या है सबसे पहले ये बताएं। कार्बन एवं उसके यौगिक। मत बात करिए, अब एक बार समझाने समझ जाइए। यह चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन की क्या नाम था, कार्बन के अपर रूप, जिसमें हम लोगों ने देखा था हीरा और ग्रेफाइट। हीरा देखा था और क्या देखा था? ग्रेफाइट। हीरा कार्बन परमाणुओं की कैसी संरचना है? बृहद संरचना। एक कार्बन कितने कार्बन से? 4 कार्बन से। किस बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। और कौन सी संरचना बनाता है? कठोर 3D जालक नुमा क्या बनाता है? संरचना बनाता है। और सुने, हीरा का जो होता है, हीरा क्या है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। और जिसके कारण इसकी चमक, इसमें क्या पाई जाती है? अत्यधिक चमक पाई जाती है। और क्या होता है? हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। और क्या होता है? रंगहीन होता है। पारदर्शी रंगहीन होता है। और गलनांक क्वथनांक, एक ही चीज है लेकिन गलनांक क्वथनांक हमेशा पढ़े हैं। ठीक है, जो मेन गुण है वो लिखिए ना। अब सुने, इसके बाद उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? आभूषण बनाने में और कांच काटने वाले चाकू में। कांच काटने वाले चाकू में। इसके बाद बताएं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन परमाणुओं की कैसी संरचना है? परतीय संरचना। कैसी संरचना है? परतीय संरचना है। इसमें एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया। और यही इसमें विद्युत धारा के संचलन का कारण बनता है। यानी इसीलिए यह क्या होता है? सुचालक। इसका एक गुणधर्म हीरा का यह भी हो गया कि यह क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। क्यों कुचालक होता है? क्योंकि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अंत में कितने कोष में, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कार्बन की? 4। तो बताएं कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा? अपने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा? 4 का। और चारों अगर साझा हो जा रहा है, एक कार्बन 4 से साझा कर रहा है, इसका मतलब सभी ने बंध बना लिया, कोई भी फ्री बैठा नहीं है। इसका मतलब यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता हीरा में, इसलिए हीरा क्या होता है? कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है? सुचालक। कारण पूछा गया सवाल में कि ग्रेफाइट सुचालक होता है और जबकि हीरा कुचालक होता है, क्यों? तो कारण यही बताएंगे, क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और हीरा में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अब बताएं, यह हो गया। और कैसी संरचना बनती है लास्ट में? षटकोणीय रेखीय संरचना का निर्माण होता है। षटकोणीय रेखीय संरचना का निर्माण होता है। और इसके बाद बताएं, ग्रेफाइट जो होता है यह हीरे से क्या होता है? चिकना होता है। हीरे से मुलायम होता है, मुलायम चिकना होता है और चमकदार होता है। और क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता और काला भूरा होता है। कैसा होता है? काला भूरा होता है। ठीक है, हीरे से मुलायम होता है और क्या होता है? हल्का होता है। हीरे से मुलायम और क्या होता है? हल्का होता है। और हीरे से ज़्यादा चमकदार तो नहीं होगा, लेकिन चमकदार होता है। ठीक है, और क्या होता है? अपारदर्शी होता है और कलर कैसा होता है? काला भूरा होता है। इसका उपयोग बताएं, पेंसिल की लीड बनाने में, सेलों का क्या बनाने में? सेलों का इलेक्ट्रोड बनाने में, और क्या बनाने में? पेंसिल की लीड बनाने में। अब यही स्नेहक सुनिए, स्नेहक थोड़ा सा जानिए। स्नेहक एक तरह जो ग्रीस नाम लेते हैं ना, ग्रीस, देश नहीं, ग्रीस माने जो आप लगाते हैं, साइकिल में लगती है। आप जो इस समय दीपावली चल रही है ना, सबके जिनके घर शटर होगा ना वहां लगेगी। तो ग्रीस जो लगती है, और ग्रीस से क्या होती है? ग्रीस क्या करती है? एक मशीन को आराम से चलाने में मदद करती है। तो ग्रीस आप कभी देखिएगा ना, अगर आप क्या नाम है, जो ग्रेफाइट होती है, पेंसिल रगड़ कर उस पर हाथ चलाएगा, बहुत अच्छे से चलेगा, मुलायम चलेगा। तो इसीलिए इसका प्रयोग किसके रूप में कर लेते हैं? स्नेहक के रूप में। किसके रूप में कर लेंगे? स्नेहक। ठीक है, मत बोलिए। अब देखिए, तो यहां तक हो गया था, स्नेहक के रूप में काम लिया जाता है इसका, ये सब हो गया था। अब हमें पढ़ना है क्या?
अब हमें पढ़ना है फुलेरीन। फुलेरीन की खोज 3 लोगों ने की थी, जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। देखिए शांत रहें। तो अब हेडिंग बना लीजिए फुलेरीन। फुलेरीन यहां नीचे लिख लीजिए खोज। रॉबर्ट कर्ल। खोज किसने की? रॉबर्ट कर्ल। रिचर्ड स्माले व हैरोल्ड क्रोटा। हाँ, हैरोल्ड क्रोटा, ये 3 लोगों ने किया था और इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। नीचे लिख लेंगे इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इस खोज को कैसे किया गया वह देखना है। तो आप लोग नीचे से यहां से लिख लेंगे। लिखेंगे रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड स्माले व हैरोल्ड क्रोटा द्वारा निष्क्रिय वातावरण में किसकी छड़ें ली गई थी? कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम प्रवाहित की गई। नहीं, संरचना नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधे संरचना इसकी बनानी ही नहीं है, ठीक है। मध्य लेजर बीम प्रवाहित की गई, जिससे कौन वाष्पित होने लगा? जिससे कार्बन वाष्पित होने लगा। इस वाष्पित जो कार्बन, इसका क्या कराया जाएगा? संघनन। इस वाष्पित कार्बन के संघनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त काजल से कार्बन का संघनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त काजल से कार्बन का नया अपर रूप C60 खोजा गया। C60 खोजा गया। जो इन्होंने खोजा था उसका नाम क्या था? C60। इसे फुल नाम दिया कि और कहा कि इसके बाद भी 60 से ऊपर और भी हो सकते हैं कार्बन, ठीक है। इस वाष्पित कार्बन के संघनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त काजल से कार्बन का नया अपर रूप C60 खोजा गया। C60 खोजा गया। अभी और लिखना है, पहले इतना नोट कर लें। C60 खोजा गया, ठीक है। आगे जोड़ लेंगे।
इस प्रकार के अपर रूपों को, अभी और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि कल बताया गया था ना सी का जो n का मान है वह 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है ना, तो इस प्रकार के कई हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अपर रूपों को क्या कहा गया? फुलेरीन कहा गया, फुलेरीन कहा गया। इस प्रकार के अपर रूपों को फुलेरीन कहा गया। नहीं, फुलेरीन का अणुसूत्र क्या होता है? Cn होता है। क्या होता है? Cn होता है, जहां n बराबर 60, 70, 80 डॉट। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप लोग? यह हो गया Cn। और हाँ, इसका सबसे अस्थाई, फुलेरीन का सबसे अस्थाई यौगिक कौन है? C60। ठीक है। तो फुलेरीन का सबसे अस्थाई फुलेरीन कौन है? C60। सबसे अस्थाई फुलेरीन C60 है। अगला स्टार लगा के लिखिएगा। इसकी संरचना फुटबॉल कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। इसकी संरचना गोलाकार प्रस्तावित है, मतलब बताई गई है कैसा होगा यह? गोलाकार। इसकी संरचना गोलाकार प्रस्तावित है। हो गया? अब ना जो एक कहेंगे क्वेश्चन तो आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन अच्छा है। ये बार रोआ मत, पढ़ा कहाँ रोआ था? अच्छा, चलिए अब देखिएगा। यह हो गया फुलेरीन। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो रॉबर्ट कल, रिचर्ड स्माले, हैरोल्ड क्रोटा इसकी खोज करते हैं और इसके लिए इन्हें क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने क्या किया था? निष्क्रिय वातावरण, एक ऐसा वातावरण जहां पर उपस्थित गैसें क्रिया नहीं करती हैं। जो पदार्थ आप ले जा रहे हैं, उसमें रख रहे हैं, उससे क्रिया नहीं करती हैं, उसे कौन सा वातावरण कहेंगे? निष्क्रिय वातावरण। अब ध्यान दें, रिचर्ड स्माले, हैरोल्ड क्रोटा द्वारा निष्क्रिय वातावरण में क्या किया गया? कार्बन की दो छड़ों के मध्य लेजर बीम प्रवाहित किया गया। लेजर बीम प्रवाहित किया गया, जिसे आप कह सकते हैं लेजर बीम की आर्क भी वही होता है जो लाइट जलाते हैं, उसे आर्क निकलती है। ठीक है। तो लेजर बीम प्रवाहित की गई, जिससे कार्बन क्या होने लगा? वाष्पित होने लगा। और इस वाष्पित कार्बन के संघनन के परिणाम स्वरूप जो काजल प्राप्त हुआ, उस कार्बन से उस काजल से C60 खोजा गया, जो कि कार्बन का एक क्या है? नया अपर रूप है। और इस प्रकार के अपर रूपों को क्या नाम दिया गया? फुलेरीन। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह क्या होता है? Cn होता है, जहां n का मान 60 या 60 से अधिक कुछ भी हो सकता है। सबसे अस्थाई फुलेरीन कौन सा नाम दिया गया? C60। और इसकी संरचना क्या बताई गई है? गोलाकार बताई गई। किसकी संरचना? फुलेरीन। ठीक है, आगे देखें। अब देखिएगा, एक जो है आप लोग क्वेश्चन के रूप में फॉर्म करेंगे पहले, लेकिन मैं बता देता हूं तब। क्वेश्चन साथ में आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या में पाए जाने के कार्बन यौगिकों के अत्यधिक संख्या में कार्बन यौगिकों के अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण लिखिए। ठीक है। या कभी क्वेश्चन यह आ गया
कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति लिखिए। सर्वोत्मुखी, सर्वोत्मुखी या इसी को बहुमुखी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल सर्वोत्मुखी गुण लिखिए। सर्वोत्मुखी गुण लिखिए। कार्बन का, कार्बन के सर्वोत्मुखी, कार्बन के करिएगा, कार्बन के सर्वोत्मुखी गुण लिखिए, या इसी को आप नाम दे सकते हैं बहुमुखी। सर्वोत्मुखी क्या लिख सकते हैं? बहुमुखी गुण लिखिए। बहुमुखी। बात ना करें, सर्वतोमुखी होता है, ये भी गलत है। सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी सही कर लीजिए, कुछ हिंदी बड़ी कठिन होती है। अब सुने कहानी, सुने कहानी, एक दिन बताया था, फिर से सुने। सबसे पहले तो ये जाने कार्बन के अत्यधिक यौगिक पाए जाते हैं, यह तो ये कन्फर्म है, बहुत संख्या में पाए जाते हैं। कार्बन के यौगिक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लगभग 30 लाख, लगभग 30 लाख से भी क्या है? अधिक है। कार्बन के यौगिक लगभग 30 लाख से भी क्या है? अधिक है। कार्बन के यौगिक जो है लगभग 30 लाख से भी क्या है? अधिक है। 30 लाख समझ रहे हैं? अब देखिए 30 लाख से अधिक है, अभी केवल इतना सुने, 30 लाख से अधिक है और अभी भी और भी कार्बनिक यौगिक खोजे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, और इसके बाद यह इतनी संख्या में पाए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसके कुछ कारण होंगे, वही कारण आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक दिन आपको कारण 3 बताए गए थे, अब सुनेंगे। सबसे पहले कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन। कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन। दूसरा गुण होता है इसमें, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, इसे बोलते हैं चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता। और तीसरा जो गुण होता है वह होता है बहुल बंध बनाने की प्रकृति। बहुल बंध बनाने की प्रकृति, बंध बनाने की प्रकृति। अब यही तीनों गुण को 2-2 लाइन में व्याख्या कर देनी है। श्रृंखलन, देखिए कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने ही परमाणुओं के साथ, अपने ही परमाणुओं के साथ या फिर किसी अन्य परमाणुओं के साथ, परमाणु साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है। ठीक है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। ठीक, अब सुने, कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने परमाणुओं के साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। अब बताएं, कोई कहे इतना यौगिक, फिर कोई कहे 8 और कार्बन बढ़ा देंगे, 8 और कार्बन बढ़ा देंगे, तब तो बढ़ता चला जाएगा ना। इसलिए इसके कार्बन की जो यौगिक हैं उनकी संख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। एक कारण यह हो गई। चतुसंयोजकता है, क्या है? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता है माने इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? संयोजी कोष माने अंतिम कोष, अंतिम कोष वही क्योंकि संयोग करते हैं। तो अब बताएं अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताएं अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो यह अपने ही 4 परमाणुओं से मिल सकता है या किसी अन्य परमाणुओं से मिलकर मिल सकता है किस बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा। इसकी संयोजकता 4 है, तो यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने ही परमाणु से या फिर अन्य तत्वों के परमाणु से क्रिया करके संयोजी बंध बना लेता है। ठीक है, बहुल बंध बनाने की प्रकृति कब मिलती है? जब आकार छोटा हो। क्या हो? आकार छोटा हो। तो कार्बन का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है। सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है और ट्रिपल भी। जैसे अभी आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आएगा यह सिंगल, डबल, ट्रिपल, यह आएगा थोड़ा सा जब आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब। अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा रुक के पढ़ना है, तो वहाँ पर देखेंगे। लेकिन हम लोगों को लिखना तो है ही श्रृंखलन का गुण। ठीक है, और कौन सा? चतुसंयोजकता और बहुल बंध बनाने की प्रकृति। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन 1-2 बार जरूर पूछा गया है कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति लिखिए या कार्बन के सर्वोत्मुखी गुण लिखिए, या आया क्वेश्चन कार्बन यौगिकों के अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण लिखिए। ठीक है,
तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए, तो पहली हेडिंग बना लीजिए श्रृंखलन। श्रृंखलन, कैंटिनेशन, श्रृंखलन। पहली हेडिंग बनाएंगे श्रृंखलन, कैंटिनेशन। CA कैटिनेशन, 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 ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं से, जो स्वयं के परमाणुओं से कार्बन एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं से मिलकर लंबी खुली एवं बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं से मिलकर लंबी खुली एवं बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। अब यहां समझिए दोनों चीजें आ गई। एक आया पहले तो आया लंबी और कैसी संरचना, खुली एवं कैसी, बंद। तो संरचनाएं लंबी होंगी, खुली भी हो सकती हैं और कैसी हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं। इसी को हम लोग ना एक शब्द और देते हैं विवृत, और एक को कहते हैं विवृत होता है, एक शब्द होता है, और एक होता है श्रृंखला। क्या होता है? विवृत और समृत, विवृत और समृत। आप सुने, पहले यह देखें, अभी थोड़ा सा ये बोरिंग यहाँ पे चलेगा हल्का सा, इसके बाद जब चलेंगे ना तो अब अच्छा रहेगा। अभी सुने, कार्बन ये चेन जो बनी है, एक कैसी चेन है? श्रृंखला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेन। क्या कहते हैं? चेन। जब भी मैं चेन बोलूंगा तो इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मोती नहीं गुहा गया है, यहाँ पर कार्बन गुहा गया है, ठीक है। अब बताइए, यह चेन खुली है, अगर मैं इसे ही ऐसे बना देता, अब यह कैसी श्रृंखला हो गई? बंद। यहां देखिए, लंबी खुली एवं बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करता है कौन? कार्बन। क्योंकि इसमें अपने ही परमाणुओं के साथ संयोग करने की ना अत्यधिक क्षमता होती है। कारण क्या है? इसमें अपने ही परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्या होती है? अत्यधिक क्षमता होती है, ठीक है। लिख सकते हैं इसमें बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं से मिलकर लंबी खुली एवं बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इसका कारण इसका स्वयं के परमाणुओं के साथ, इसका कारण इसका स्वयं के परमाणुओं के साथ, इसका स्वयं के परमाणुओं के साथ संयोग करने की अत्यधिक क्षमता है। अत्यधिक क्षमता है, नोट करिए। देखिए अब आगे दूसरा वाला, थोड़ा सा बात कम करें। दूसरा लिखेंगे चतुः संयोजकता।
इसके बाद जो हेडिंग रहेगी ना वो इंटरेस्टिंग है। पहले ये लिख लीजिए चतुसंयोजकता, और इसमें लिखेंगे टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा माने 4 के लिए आता है, वैलेंसी माने संयोजकता। टेट्रा वैलेंसी, चतुसंयोजकता, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी नोट कर लीजिए। अब सुनिए टेट्रा वैलेंसी में क्या होगा। अभी बताया गया कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी केस में, तो यहां पर लिखेंगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह स्वयं के परमाणुओं या अन्य परमाणुओं के साथ 4, अतः कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हो गया ना, संयोजकता माने बाहरी कोश की इलेक्ट्रॉन ही होता है, के साथ 4 सहसंयोजी के साथ परमाणुओं के साथ 4 अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, बंध बना सकता है। 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, नोट कीजिए। तो सुन लीजिए, इसको जान लीजिए क्या लिखा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह स्वयं के परमाणुओं अन्य परमाणुओं के साथ, यहां पर या लगा लीजिएगा, या अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। जैसे कार्बन, मैं यहां पर भी कार्बन लगा सकता हूं, यहां पर भी कार्बन लगा सकता हूं, हर जगह कार्बन लगा सकता हूं, चारों कोना पे क्या लगा सकता हूं। तो यह किससे जुड़ रहा है इस समय, कार्बन से। तो कार्बन से जुड़ रहा है और कौन सा बंध बनाएगा, सहसंयोजी। इसी प्रकार मैं यहां पर H हाइड्रोजन भी रख सकता हूं, क्या हाइड्रोजन रख सकता हूं, मेथेन बना था ऐसे। अब बताइए यह किसके साथ जुड़ रहा है, अन्य परमाणु से जुड़ रहा है, कि कार्बन किससे जुड़ रहा है, अन्य से। अब ठीक है, 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, तो कार्बन स्वयं से भी मिल सकता है और अन्य परमाणु से, किससे, एकदम करेगा। कहे लिए अभी टेंशन ले रहे हैं, अभी सब कुछ पढ़ना है। क्लोरीन से बनेगा, क्लोरीन से बनाइए, मन कहे क्लोरीन, यह बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, हो गया। ठीक है, अभी मत सोचिए ये सब आएगा, अभी ध्यान दें। ये नोट कर लिए हैं, एक आखिरी लिखना है, एक आखिरी लिखिए, तीसरा। यह इसी का आंसर सब चल रहा है, ठीक है। पहला आप लिख सकते हैं, आप लोग परीक्षा में जब लिखेंगे लिख देंगे क्या, कार्बन की सर्वोत्मुखी जो प्रकृति है वह निम्नलिखित है, या सर्वोत्मुखी गुण क्या है, निम्नलिखित है। और इसके बाद यह लिख सकते हैं कि कार्बन यौगिकों की अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण निम्नलिखित है। उसके बाद 1 2 3 4 करके 3 तक लिख देंगे, और इसमें लिखिएगा बहुल बंध बनाने की प्रकृति, बहुल बंध बनाने की प्रकृति, बहुल बंध बनाने की प्रकृति। अंग्रेजी में लिखिएगा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। हेडिंग बना लीजिए, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बहुल बंध बनाने की प्रकृति, इसमें लिख लीजिएगा 2 लाइन केवल, नहीं अभी देखेंगे। लिखिएगा कार्बन के छोटे आकार के कारण, कार्बन के छोटे आकार के कारण, कार्बन के छोटे आकार के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रबल क्षमता पाई जाती है।
पाई जाती है। जैसे बाद में मैं बताऊंगा, ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे पर कहीं कहीं बताऊंगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी केवल सोचिएगा मत, क्योंकि अभी ये सब लास्ट में आएगा, लास्ट में नहीं, कुछ दिन बाद ही आपको मिल जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी मैं बोल रहा हूं बार बार, सर्वतोमुखी, क्या नाम है? सर्वतोमुखी। फिर सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा, बात ना करें अब। सर्वतोमुखी कह रहे हैं, पूरा ध्यान है, बतिया रहे हैं पूरा। पहला कौन सा गुण? श्रृंखलन का गुण। दूसरा कौन सा गुण? श्रृंखलन का गुण। और दूसरा हो जाएगा चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता। और तीसरा कौन सा गुण? बहुल बंध बनाने की प्रकृति। आराम से याद कर लीजिए ताकि फिर याद ना करना पड़े। श्रृंखलन का गुण कैसे क्यों पाया जाता है? अगर कोई पूछे श्रृंखलन का गुण, इसमें क्यों अधिक श्रृंखलन माने लंबी लंबी चेन बनाने का गुण क्यों पाया जाता है, तो कहेंगे इसमें स्वयं के ही परमाणु से जुड़ने की क्या होती है? अत्यधिक क्षमता होती है। तो इसमें स्वयं के ही परमाणुओं से जुड़ने की अत्यधिक क्षमता होती है, इसलिए यह स्वयं के परमाणुओं से जुड़कर लंबी खुली बंद श्रृंखलाएं निर्मित कर सकता है। लंबी श्रृंखला पहली बात होगी, और वह लंबी चेन हो सकती है खुली भी और कैसी भी? बंद। वह लंबी श्रृंखला खुली भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? बंद भी हो सकती है। तो ठीक है, कैसी श्रृंखलाएं बनेंगी? तो खुली व बंद, खुली व बंद। और कैसी रहेंगी? लंबी। खुली बंद श्रृंखलाएं रहेंगी, बंद बंद। ठीक है, आगे सुनिए। इसके बाद दूसरा चीज है चतुसंयोजकता। कितने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, क्योंकि संयोजकता किस पर निर्भर करती है? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर संयोजकता निर्भर करती है। अब बताएं, अगर इसके पास 4, यहाँ पर अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह कितने सहसंयोजी बंध बना पाएगा? 4। ठीक है, अपने ही परमाणु के साथ या अन्य? तो स्वयं के परमाणु के साथ या अन्य परमाणु के साथ 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। ठीक है, अब बताएं, बहुल बंध बनाने की प्रकृति। कार्बन का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, और इसीलिए इसमें बहुल बंध बनाने की क्या होती है? प्रकृति होती है। अब ये हो, ठीक है, तो यह हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, जिससे अगर आ गया तो आप लोग कर लें। ठीक है, अब जो ध्यान देना है, अब अगली हेडिंग ध्यान देना है, वह सुनिएगा। मुझे 8:45 पर टाइम का थोड़ा याद दिलाइएगा बस। अब ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा, मत बोलिए ना। अब कार्बनिक यौगिकों से संबंधित जो है सबसे पहली परिभाषा आएगी जैव शक्ति सिद्धांत। सबसे पहली व्याख्या आएगी जैव शक्ति सिद्धांत। अब सुनिएगा केवल अभी। अब यहां से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। जैव शक्ति सिद्धांत, तो सबसे पहले इसे दिया किसने? इसके प्रणेता कौन है? जे बर्जीलियस। कौन है? जे बर्जीलियस। ठीक है, और दूसरे इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि सभी जो होंगे कार्बनिक यौगिक होंगे, उनका निर्माण किससे होता है? जीव जंतुओं से। 2 मिनट के लिए रुकिएगा। तो हम के अब और आप इधर से पहले यहाँ लोगों ने खेला नहीं, कहा थे
तो क्या बोल रहा था? जैव शक्ति सिद्धांत। अब सुनिएगा, जैव शक्ति सिद्धांत के प्रणेता यानी देने वाले, इसकी व्याख्या करने वाले कौन है? जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस का कथन जो है, जे बर्जीलियस का कहना है कि जो जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कहना है, इन्होंने कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनके लिए जैव शक्ति की आवश्यकता होगी, यानी कि जीव जंतु के बिना यह नहीं बन पाएंगे। ठीक है, किसके बिना नहीं बन पाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए आप सुनेंगे यहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत में कि कार्बनिक, ध्यान दीजिएगा, क्यों लिखना नहीं है अभी, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं से होता है। किससे होता है? जीव जंतुओं से होता है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है? जीव जंतुओं से होता है। ये कौन कह रहे हैं? जे बर्जीलियस। जीव जंतुओं से होता है। अब इसके बाद एक व्यक्ति और आएंगे जिसका खंडन करेंगे, उनका नाम था ओहलर। इन्होंने क्या किया? अच्छा, इसका मतलब क्या है? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं से होता है, तो जीव जंतुओं से होता है, इसका मतलब कहाँ नहीं हो पाएगा? प्रयोगशाला में। इसका मतलब यह है नहीं बन पाएगा। अगर प्रयोगशाला में नहीं बन पाएगा तो इसका खंडन करने का मतलब है कहाँ पर बना दिया जाएगा? प्रयोगशाला में। ठीक है, और बिना जीव जंतु के। किसके बना दिया जाएगा? बिना जीव जंतु के। ठीक है, ध्यान दें, तो कार्बनिक यौगिकों को किसके द्वारा बना देना? बिना जीव जंतुओं के बना देना। क्या हो जाएगा फिर? जैव शक्ति का खंडन, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कौन करेगा? ओहलर। ओहलर ने किया क्या? लिया अमोनियम साइनाइड, NH4CnO, इसे कहते हैं अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड नहीं, अमोनियम साइनाइड तो केवल CN होता है। जिसमें CN लगता है उसे साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें CNO लग जाए उसे साइनेट बोलते हैं। अमोनियम साइनेट लिया और इसे प्रयोगशाला में क्या किया? प्रयोगशाला में गर्म किया और इससे क्या बन गई? यूरिया, NH2CO NH2। और यूरिया एक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, यूरिया। अच्छा, यहां पर सुने, अमोनियम साइनेट में कार्बन होता है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। कार्बन होता है। मैंने कुछ दिन पहले जब आपको खाका तैयार किया था उसमें बताया था कि सभी कार्बनिक जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक नहीं हो सकते। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें कार्बन तो होगा लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे CO2 कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं है, सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बन है कि नहीं इसमें है, लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम साइनाइड कार्बनिक यौगिक नहीं है, सोडियम साइनेट कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो यह जो मैं लिखा हूं, यह कोई भी इसमें से कार्बन भले इनमें, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसी प्रकार सोडियम साइनेट से बन जाता, सोडियम साइनेट की तरह ही बन जाएगा अमोनियम साइनेट, यह भी कार्बोनेट यौगिक नहीं है। ठीक है, साइनाइड हो, साइनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या किसी कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, जैसे NaSCO3, यह क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट, पढ़ चुके हैं। यह भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। यह सभी कोई कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगर हम कार्बनिक यौगिक बना देते हैं तो हम क्या कहेंगे? जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो जाएगा? खंडन। और यूरिया एक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक। यूरिया कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। तो आप सुने, यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, तो यहाँ पर अमोनियम साइनेट जो कि एक कार्बनिक पदार्थ नहीं है, प्रयोगशाला में ओहलर ने क्या बना दिया? इससे यूरिया बना दिया। और यूरिया एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। अब बताएं, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? ओहलर ने। क्या बनाकर? अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन? यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। ठीक है, आगे सुने। यूरिया के बाद और लोग आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा जब इन्होंने बना दिया तो हम लोग भी बनाएंगे। तो एक आते हैं जिनका नाम रहेगा, एक का नाम रहेगा बर्थेलो, बोफेलो नहीं है, बर्थेलो। ठीक है, बर्थेलो ने बना दिया मेथेन। बर्थेलो ने क्या बना दिया? ठीक है, बर्थेलो ने बना दिया मेथेन। और एक आते हैं कोल्बे।
और कोल्बे ने बना दिया एस्टिक अम्ल। कोल्बे ने बना दिया क्या? एस्टिक अम्ल। कोल्बे ने बनाया एस्टिक अम्ल, ठीक है। एक डंगी से जो लोग होंगे वो कल भी डॉक्टर को नहीं जानेंगे, ठीक है। कोल्बे, एस्टिक अम्ल, बर्थेलो, मेथेन। और सबसे पहले कौन बनाया है कार्बनिक यौगिक? सबसे पहले मतलब कहाँ पे? प्रयोगशाला में। और कौन सा? यूरिया। क्वेश्चन आता है प्रयोगशाला में बनने वाले प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। यूरिया। अगर क्वेश्चन आ गया एस्टिक अम्ल का निर्माण किसने किया? कोल्बे। और मेथेन का निर्माण किसने किया? बर्थेलो। पहली बार प्रयोगशाला में इन सबको किसने बनाया है? तो एस्टिक को बनाया कोल्बे ने, मेथेन को बनाया बर्थेलो ने, और यूरिया को बनाया है, ठीक है। खंडन के लिए कौन सा नाम आएगा? ऑलर। खंडन के लिए कौन सा नाम आएगा? ऑलर आएगा। आई बात समझ में? चलिए, कितना टाइम हुआ? 45 हो गया। आज इन लोगों को समझाना, चलिए अच्छा